हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम भारत की मृदा पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चूंकि भारत की मृदा वाला अध्याय बहुत बड़ा है, तो उम्मीद है 2 से अधिक वीडियो भी इस संबंध में आ सकता है। तो आप बिल्कुल मायूस न हो, मैं हर एंगल से इनको कवर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो हम एक एक बारीक बारीक कण को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें कण की ही बात आएगी। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को ध्यान में रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम पूरी तरह से इनको कवर कर लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह है भारत की मृदा। भारत की मृदा पे आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि मृदा शब्द क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम मृदा शब्द का जो इससे प्रश्न बन सकता है वो ये है कि मृदा शब्द से क्या पूछा जाएगा प्रश्न, या मृदा शब्द से क्या क्या प्रश्न बनता है। तो दोस्तों देखिए, मृदा शब्द जो है, मृदा शब्द अंग्रेजी भाषा के सोइल शब्द से बना है। यह अंग्रेजी का सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और इस सोलम शब्द का अर्थ होता है फ्लोर, यानी फर्श। देखिए कितनी बातें करके मृदा शब्द अंग्रेजी भाषा के किससे बना है? सोइल। यह क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। क्लियर? सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। इसको आप हिंदी में सोलम इस तरह भी लिख सकते हैं। सोलम शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। सोलम शब्द का मीनिंग क्या होता है? फ्लोर, यानी उसको हिंदी में क्या कहेंगे? फर्श। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? फर्श। देखा, इससे कई टॉपिक निकल के सिर्फ मृदा शब्द से ये शब्द निकल कर आता है, या मृदा से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं कि मृदा किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है। मृदा अंग्रेजी भाषा के सोइल शब्द से बना है। सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। दोनों मिलता जुलता है, दोनों सगा भाई की तरह आपको दिखेगा। नाम में एक तुकबंदी है, तो आराम से याद रख सकते हैं सोइल और सोलम, सोइल और सोलम। और इस सोलम शब्द का अर्थ भाषा फर्श होता है। फर्श, फर्श आप समझ ही रहे हैं, जहां हम खड़े हैं वो फर्श है। घर के जो जमीन को, जो नीचे वाला हिस्सा जिसमें हम चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वो फर्श हो जाता है। तो क्लियर है, फर्श से ये टॉपिक निकल कर आता है। अब ये हो गया मृदा का अर्थ। अब अर्थ की दृष्टि से इनकी हम परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा बना लेते हैं, जो कि आपको मेंस में भी बहुत कारगर साबित होगा। अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे, या किसी भी सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी हैं तो देखेंगे, उस विषय के एक नहीं कई परिभाषाएं हैं। उस टॉपिक के एक नहीं कई परिभाषाएं हैं। जहां एक से ज्यादा विद्वान जमा हुए नहीं कि वहां सिद्धांत और परिभाषाएं की छड़ी लग जाती। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि आपको जो उसमें छोटा और सुटेबल परिभाषा लगे उसको आप याद रख सकते हैं। तो यहां हम शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। ठीक है, परिभाषा। अब इनकी एक छोटी सी परिभाषा हम बना लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भूपृष्ठ
ये हो गया एक छोटी सी परिभाषा जो याद रखना भी बहुत ही आसान है। अब प्रश्न उठता है कि परिभाषा ये जो मृदा है, क्या हम पूरी पृथ्वी को मृदा कह सकते हैं या कहीं की भी मिट्टी को हम मृदा कह सकते हैं? तो ये बहुत उत्सुकता वाला प्रश्न है, जिसको ये जो है कि एक वाक्य जो है उसको कवर कर पाता है। भूपृष्ठ, जमीन का जो पृष्ठ है, ऊपरी हिस्सा है, उस पर असंगठित रवेदार कणों वाले, असंगठित मतलब पूरी तरह संगठित नहीं, ऊबड़ खाबड़ है ये जमीन, है ना, असंगठित रवेदार कणों वाली पतली परत को, इस जमीन के ऊपर स्थित पतली परत, ये मीटर में नहीं किलोमीटर में बात हो रही है, जहां हजारों किलोमीटर में बात हो या हजारों मीटर में बात हो, वहां कुछ मीटर मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो वही है, रवेदार कणों वाली पतली परत को मृदा कहा जाता है। तो क्लियर हो गया, इस जमीन का ऊपरी हिस्सा ही मृदा कहा जाता है। अब ये मृदा बनता कैसे है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, या मृदा बनता कैसे है देख लीजिए। इसी में हम लिख देते हैं, यह वनस्पतियों जीव जंतुओं के अवशेष के अपघटन से बनता है। यहां पर इतनी ही बातें याद रख लेना है, बहुत ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं। ये वनस्पतियों तथा, आप यहाँ पे तथा दे सकते हैं, तथा जीव जंतुओं के अवशेष के अपघटन से बनता है। अवशेष आप समझ रहे हैं, जब इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है, मर जाने के बाद उनका जो शव होता है उसको आप अवशेष कह सकते हैं, या फिर दाह संस्कार या फिर अंतिम संस्कार करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको हम अवशेष, मतलब बचा खुचा चीज को हम अवशेष कहते हैं, जो बच जाता है। तो उसके अपघटन से, अपघटन क्या है वो आप अगर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सॉरी बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लियर कर पाएंगे पूरी तरह। तो अपघटन से जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसके द्वारा इसका अपघटन किया जाता है, तो उसके द्वारा ये भूपृष्ठ का निर्माण होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें जान लेना है। अब जो है कि हमको जानना है कि मृदा का अध्ययन, आपसे पूछा जाएगा कि मृदा का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक प्रश्न बन जाता है और वो है मृदा विज्ञान। क्या है दोस्तों? मृदा विज्ञान। अब हमको इस वीडियो में मेरे ख्याल से उन सारे शब्दों को हमें समझ लेना है जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे मृदा क्लियर हो गया, अब मृदा के बाद मृदा विज्ञान आता है, उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये चीजें देखते हैं कि मृदा विज्ञान का पहले, ये तो हिंदी नाम है कि आप मृदा विज्ञान, मृदा से मृदा विज्ञान बन गया, लेकिन अगर उसका इंग्लिश में नाम पूछा जाए तो उसका इंग्लिश में होता है पीडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी। अब हम देखते हैं इससे कौन कौन सा प्रश्न बन पाता है मृदा विज्ञान से। तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मृदा शब्द लगा हुआ है विज्ञान में। जिस विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको हम मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर जवाब बनाया जाए, जिस विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है, ये हो गया। अब आगे आप लिखिएगा, जिस विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी कहा जाता है। इसमें यही बातें नहीं जानना है और थोड़ा सा जान लेना है कि इससे क्या क्या
जो है कि बातें पूछी जाती है। अब इस मृदा विज्ञान में इस मृदा को किस रूप में अध्ययन किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इस मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन किस रूप में या किस तरह किस अर्थ में किया जाता है, तो जान लीजिए इस विज्ञान में मृदा का जो अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों, वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन के रूप में। यह प्रश्न बन सकता है मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में? तो जान लीजिए इसमें का जो अध्ययन हम करते हैं वो हो गया मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण और क्या किया जाता है? तथा छोड़िए भौतिक और रासायनिक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है मृदा विज्ञान में? मृदा का निर्माण कैसे होता है, कब होता है, मृदा कितने प्रकार का होता है और इसका भौतिक और रासायनिक जो अध्ययन है उसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, ये भौतिक और रासायनिक गुण है, याद रखिएगा ये गुण है। तो कई चीजें आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव ने मैं एक तरह से सब्जेक्टिव की तरफ पढ़ा रहा हूं। तो मृदा विज्ञान में आप देखिए मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? जिस विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको हम मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। मृदा विज्ञान नहीं पूछेगा बल्कि पीडोलॉजी पूछ देगा कि मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पीडोलॉजी। अब इसमें कि मृदा का अध्ययन किस रूप में किया जाता है, तो पीडोलॉजी में मृदा का अध्ययन जो है कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा और मृदा से संबंधित किस किस तरह का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो क्या कहेंगे? मृदा का विज्ञान, मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया मृदा विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनता है और उसके उत्तर। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे दे सकते हैं या लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं और प्रमुख शब्द जो मृदा से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस कड़ी में अगला शब्द आता है मृदा से रिलेटेड, वो आता है उर्वरता, जिसको हम इंग्लिश में फर्टिलिटी भी कह सकते हैं। क्लियर? अब उर्वरता क्या है, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब इन प्रमुख शब्दों को हम क्लियर कर पाएंगे। उर्वरता क्या है? उर्वर शब्द से उर्वरता बना है। मतलब अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, ये विशेषण है। उर्वर शब्द का विशेषण उर्वरता है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलिटी कहा जाता है। तो हम मृदा में उर्वरता शब्द को कैसे हम इसको क्लियर कर पाएंगे, तो जान लीजिए इसमें आप इस तरह कह सकते हैं कि वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक शक्ति को या प्राकृतिक गुण को उसकी उर्वरता कहा जाता है। ठीक है, जब ये प्राकृतिक शक्ति कम हो जाती है तो हम उसमें खाद डालकर उनकी प्राकृतिक उर्वरता को बनाना चाहते हैं या उनकी उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम परिभाषित करें या इनको अगर हम एक वाक्य में बताने का प्रयास करें तो इनको हम किस तरह बताएंगे?
वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक गुण। ये उर्वरता क्या हो गया दोस्तों कि वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक गुण या क्षमता आप कह सकते हैं। यह है उर्वरता। क्लियर हो गया? मृदा का वह गुण जो वनस्पतियों को पोषण मतलब उनको भोजन इस तरह आप कह सकते हैं, खनिज लवण उनको जो प्रदान करने की उनकी प्राकृतिक गुण है मतलब ईश्वरीय गुण है, उसको हम उर्वरता के नाम से यानी फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब क्लियर हो गया? अब अगला शब्द आता है जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है और वो है दोस्तों अपक्षय। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वीदरिंग। तो क्या कहते हैं? वीदरिंग। अपक्षय क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा का अपक्षय क्या है तो इसको इस तरह कहिए अपक्षय। अप मतलब बुरा, क्षय मतलब बर्बाद होना। क्षय मतलब बर्बाद होना, ये उसका मीनिंग हो गया। माइंड में आप सेट कर सकते हैं। तो जान लीजिए अपक्षय हम उसे कहेंगे मिट्टी चुकी। आगे हम बात करेंगे कि ये मृदा जो है उसमें जो है कि शैल बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी। बड़े शैल टूट 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 कर बहुत छोटे छोटे में आ जाता है जो हमें कई बार वो कण को हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो वही है शैल, मतलब शैलों का टूटना और बर्बाद होना, इस तरह आप कह सकते हैं। शैलों का टूटना और क्षय होना उसको हम अपक्षय के नाम से जानते हैं। मृदा का अपक्षय, अगर चूंकि मृदा का हो रहा है तो उसे मृदा का अपक्षय कहेंगे। और मृदा का अपक्षय पहले हम लिख लेते हैं, इसका मीनिंग अगर लिखा जाए शैलों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षय है। यह दो प्रकार से होता है, यह टूटना और फूटना यानी अपक्षय दो प्रकार से होता है। इसके जो है कि प्रकार हैं, यह अपक्षय जो है मृदा के अपक्षय के दो प्रमुख कारण है और वो कारण है दोस्तों याद रख लीजिए प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय मतलब इसको इस तरह समझिए कि मिट्टी जो ऐसे कह सकते हैं टूटता फूटता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी क्या कारण है? दो ही तो कारण हो सकता है, या तो हमने किया या उसने किया। मनुष्य ने किया या प्राकृतिक रूप से हुआ, नेचुरल ढंग से हुआ। तो वो इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा के अपक्षय में जो प्रमुख योगदान है किनका होता है? तो प्राकृतिक ढंग से होता है या मानवीय ढंग से? अब प्राकृतिक ढंग में क्या क्या होता है? जो मृदा का अपक्षय होता है उसमें आप कह सकते हैं वर्षा, बाढ़ इत्यादि। ये दो ही याद रख लीजिए, आदि रखिए, दो है तो आदि बोलना है, वर्षा, बाढ़ आदि। इसके अलावा भी बहुत सा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब इसको काउंट कर सकते हैं। तो दो याद रख लीजिए, प्राकृतिक ढंग से या प्राकृतिक प्रदत्त जो अपक्षय है उसको प्राकृतिक अपक्षय कहा जाता है। मानवीय अपक्षय उसे कहते हैं जो मानव निर्मित है, मनुष्य उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसको कहते हैं मानवीय अपक्षय। उसमें मानव का क्या होता है? पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई।
और क्या होता है, खुदाई, मिट्टी की खुदाई करेगा, जमीन के अंदर से भी उनको सब कुछ चाहिए, जमीन के ऊपर से भी सब कुछ चाहिए। तो ऐसे मतलब टूट फूट करना, मिट्टी को मतलब तोड़ना फोड़ना, यही अक्षय हो गया। तो क्लियर हो गया, उर्वरता और अक्षय क्लियर हो गया। अब चूंकि जगह कम है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, और हम जल्दी जल्दी और भी टॉपिक पे इस पे हम बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं चट्टान को। मृदा के संबंध में चट्टान का भी अध्ययन किया जाता है, तो हम शॉर्टकट में इसको बताने का प्रयास करते हैं। चट्टान वो है जो पृथ्वी पर कठोर जो शैल है उसको हम चट्टान के नाम से जानते हैं। कठोर और प्रतिरोधी शैल आप कह सकते हैं, ठीक है ना, या पदार्थ कह सकते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी पर कठोर और प्रतिरोधी पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। जाहिर सी बात है, चट्टान पे जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम विस्तार से बात करने वाले, फिलहाल इतना समझ लीजिए। कठोर, बहुत मजबूत, जिसको तोड़ने की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े जो आप क्या कह सकते हैं, कुल्हाड़ी से, हथौड़े से, इससे तोड़ने की जरूरत पड़ती है, उसको चट्टान कहा जाता है या प्रतिरोधी पदार्थ कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया, पृथ्वी पर जो भी कठोर और प्रतिरोधी पदार्थ है उसको चट्टान कहा जाता है। जैसे इसमें आप गिन सकते हैं ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि। ये तो हो गया सामान्य सी परिभाषा चट्टान का। लेकिन मृदा में जब हम बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि इसमें सिर्फ कठोर और प्रतिरोधी पदार्थ को ही चट्टान नहीं माना जाता है, बल्कि कम प्रतिरोधी और कम कठोर पदार्थ को भी चट्टान माना जाता है। क्लियर है? कम प्रतिरोधी, और इसको मुलायम कह सकते हैं। मुलायम पदार्थ को भी मृदा के अध्ययन में उसको चट्टान के नाम से जानते हैं। अब कम प्रतिरोधी क्या है? अब जैसे देख लीजिए, इसमें क्या है, बालू, जिसको आप रेत कहते हैं, ठीक है, कंकर, जो मृदा के प्रमुख अंग है, बजरी, इस पर हम आगे हम वीडियो में बात करेंगे, यहां फिलहाल हम चट्टान को क्लियर कर रहे हैं। तो मृदा के अंदर चट्टान का क्या मीनिंग हो गया? पहले तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कठोर और प्रतिरोधी पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं, जिसमें आता है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि। लेकिन मृदा विज्ञान में चट्टान के अंतर्गत कम प्रतिरोधी और मुलायम जो पदार्थ है वो भी गिने जाते हैं। उसके अंतर्गत रेत, कंकर, बजरी, ये सब भी आते हैं। तो ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम जानते हैं, जो इसमें और भी प्रश्न बनकर आता है, चट्टान के बाद जो प्रमुख प्रश्न बनकर आता है उसको कहते हैं मूल पदार्थ। मूल पदार्थ, या इसको आप कह सकते हैं जनक पदार्थ। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो उसको पेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है, मूल पदार्थ या जनक पदार्थ किसे कहा जाता है? मृदा के अध्ययन के संबंध में। ठीक है, तो मूल या जनक, मूल आप जड़ कह सकते हैं। मूल क्या होता है? जड़ होता है, मतलब जहां से शुरुआत होती है वो मूल है। या जनक क्या है? उनको पैदा करने वाला।
तो ये चीजें दो अर्थ को अगर आप माइंड में रखते हैं तो हमें ख्याल है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप इनका अर्थ बताएंगे एक वाक्य के रूप में, जो क्या बोलते हैं, वैध जवाब हो, उसको आप बताने का प्रयास करते हैं तो इसको कहेंगे, अगर आप इनका जो है कि परिभाषा ही समझिए, परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह होगा, जिस चट्टान के क्षरण से मृदा का निर्माण होता है उसे हम मूल पदार्थ या जनक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है कि इसमें मूल पदार्थ मतलब बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान के टूटने से अंततः वो एकदम जो है बहुत छोटा छोटा हो जाता है। अब इनको संरचना में हम विस्तार से हम बात करेंगे, फिलहाल हम मूल पदार्थ या जनक पदार्थ को क्लियर कर पा रहे हैं। तो इसमें अगर आप जैसे कहेंगे, जैसे में ये चीजें आ जाएगा, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि। मतलब दिमाग में रख लेना है कि जिस चट्टान के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, क्षरण का मतलब वही है टूटना फूटना, और उसको बार बार टूटना फूटना। एक बार टूटा, अब इस तरह देखिए, मान लीजिए ये बड़ा चट्टान है, ये तो टुकड़ों में टूट गया, फिर दोनों टुकड़े उसमें छोटा छोटे में टूट गया, फिर छोटा छोटा इस तरह, फिर इस तरह, मतलब इस तरह ये जो चट्टान है यहां से जो टूटना प्रारंभ हुआ, तो इसी को हम जनक चट्टान कहते हैं, जनक पदार्थ या चट्टान कह सकते हैं। तो ये पदार्थ यहां मृदा बना, मान लीजिए मृदा बना, तो इसका जनक पदार्थ ये हुआ जहां से वो बनना प्रारंभ हुआ। क्लियर है? तो आई होप कि आपको मूल पदार्थ या जनक पदार्थ क्लियर हो गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जो प्रमुख शब्द है वो ह्यूमस शब्द आता है मृदा में। अब ह्यूमस को देखते हैं कि ये क्या होता है। ये ह्यूमस वही है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करता है। अभी आपको जो है कि थोड़ी देर पहले देखे थे, मृदा की पोषण प्रदान की शक्ति की बात की गई थी, तो वही है ह्यूमस। किस वजह से पोषण प्रदान करने की शक्ति आती है? मैं कोई काम कर रहा हूं तो इसके पीछे क्या कारण है? मेरे अंदर वो ताकत है तभी तो हम कर पा रहे हैं। तो मृदा की ताकत के पीछे क्या कारण है? उसी का नाम ह्यूमस है। अब इनको हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो उनको इस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं। मृदा में गहरे भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ, क्या है दोस्तों? जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो इस वाक्य में एक एक शब्द को अगर आप गौर करेंगे तो उसमें पाएंगे बहुत सी बातें हमने बता दी। मृदा में ह्यूमस कहां पाया जाता है? मृदा में। उसका कलर कैसा होता है? गहरा भूरा अथवा काला। मृदा में गहरे भूरे अथवा काले रंग का जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसी को ह्यूमस कहा जाता है। अब इस ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है इसका हम एक एक करके हम जानेंगे। निर्माण बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। निर्माण की बनता कैसे है? जटिल कार्बनिक पदार्थ तो है, कि बनता कैसे है? तो इसके लिए जान लीजिए दोस्तों, इसका निर्माण जो है वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं
के अवशेषों के घटन से। निर्माण कैसे हो गया? वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेषों के अपघटन से। हमें एनर्जी कहां से आती है? भोजन से। तो मृदा के लिए जो है भोजन का काम यही करता है। वनस्पति और जीव जंतु जो मर जाता है उसका जो अपघटन होता है, सूक्ष्म जीव जो उनका अपघटन करता है, उसी से ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? ह्यूमस करता क्या? आप देखिए, ये आप सब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, आपको इससे संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है तो वो चीजें आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव बता पाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव में आप फंस जाएंगे। तो मेरा विचार है कि आप सब्जेक्टिव पढ़ें, विस्तृत पढ़ें, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर पाए। अब आइए देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। कार्य, यह ह्यूमस करता क्या है? निर्माण तो हो गया, वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के अवशेषों के अपघटन से। यह ह्यूमस करता क्या है? यह जो क्या है कि मृदा में जो है, मृदा को नमी यानी मॉइस्चर को अवशोषित करने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करता है। तो क्लियर हो गया? इसका कार्य क्या हो गया? मृदा को नमी यानी मॉइस्चर क्लियर? ह्यूमस का कार्य क्या है? मृदा को नमी को अवशोषित करने और उसे बनाए रखने का सामर्थ्य प्रदान करता है तो ह्यूमस। अब से प्रश्न अगर इस तरह पूछा जाए कि मृदा में नमी बनाए रखने में जो सहयोग करता है वो क्या है, तो क्या है दोस्तों? ह्यूमस है। उसका निर्माण कैसे होता है? वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसका निर्माण होता है जो है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष के अपघटन से। ये तीन बातें ह्यूमस से संबंधित आ गई। और जो अब ये ह्यूमस शब्द जो है ना, ह्यूमस भिन्न भिन्न मृदा में भिन्न भिन्न मात्रा में होता है ना? सभी मृदा में एक समान नहीं होता। ये ह्यूमस क्या होता है? सभी मृदा में एक समान नहीं होता है। क्लियर हो गया? यह भिन्न भिन्न मृदा में भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। इसलिए आप देखते हैं कि हर भूमि की उपजाऊ एक जैसी नहीं होती है। जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है तो वहां जो है कि वनस्पतियों को या फिर कहें पेड़ पौधों को या फसलों को पोषण ज्यादा मिल पाता है और उत्पादन ज्यादा होता है। जहां मॉइस्चर कम हो जाता है, नमी कम हो जाता है, वहां उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए जो है कि भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए नेचुरल तरीके से ना सही जो है कि आदमी कृत्रिम तरीके से, है ना, उसमें सिंचाई करता है, उसकी नमी को बढ़ाता है। ठीक है? उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम खाद का प्रयोग कर लेते हैं, उर्वरक का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हो गया जो प्रमुख शब्द थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब हम मृदा पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये तो हो गया इस पहले वीडियो में जो पूछे जाने वाले प्रमुख शब्द जिसका मीनिंग पूरे विस्तार से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे एक एक करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।